अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। My dear students, today we will study chapter number 18 of biology of class 9, and today our topic is water cycle in ecosystem. So I hope that you have the book, notebook and pencil. If you don't have any of the things, please collect it quickly. And now open your books at chapter number 18. But first we have to recite the dua of ilm. Salatu wassalam alayka ya Rasulullah wa ala alika wa ashabika ya Habibullah. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, increase my knowledge. Salatu wassalam alayka ya Nabiyullah wa ala alika wa ashabika ya Nurullah. तो बच्चों, अब हम वाटर साइकिल ऑफ इकोसिस्टम डिस्कस करने जा रहे हैं। और हमें ये बात मालूम है कि पानी या H2O जो है वो खुद एक जानदार चीज़ नहीं है, लेकिन जानदारों के लिए नहायत ही ज़रूरी है। तो इंशाल्लाह हम इस टॉपिक में इसी चीज़ को स्टडी करेंगे कि किस तरह पानी जो है वो हमारे इकोसिस्टम में ट्रैवल करता है और किस तरह उन ऑर्गेनिजम्स तक पहुंचता है जिनके लिए नहायत ही ये ज़रूरी और जिनके इकोसिस्टम का ये हिस्सा है। वाटर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेज ऑन द प्लैनेट। विदाउट वाटर लाइफ कैन नॉट एग्जिस्ट। पानी जो है वो हमारे प्लैनेट का, हमारे इस अर्थ का नहायत ही अहम रिसोर्स है। पानी के बिना जो है कोई भी लाइफ जो है वो एग्जिस्ट नहीं कर सकती। जी हाँ, ऑलमोस्ट ऑल ऑर्गेनिजम्स नीड वाटर। जितने जानदार हैं उन सबको पानी की नहायत ही ज़रूरत है, उसके बगैर वो ज़िंदा नहीं रह सकते। बट वॉट मेक्स वाटर सो इम्पॉर्टेंट? वाटर हैज़ सेवरल यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स दैट मेक इट एन एक्सट्रीमली वैल्यूएबल रिसोर्स। लेकिन ऐसी क्या चीज़ है जो पानी को नहायत ही ज़रूरी और अहम बनाती है? वो पानी की अपनी खुद इतनी यूनिक और सबसे मुख्तलिफ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं कि ये हमारी अर्थ का सबसे वैल्यूएबल, सबसे अहम और सबसे ख़ास रिसोर्स माना जाता है। सम सच इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर आर लिस्टेड बिलो। अब हम इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर को पहले करेंगे डिस्कस, और इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर हम डिस्कस करेंगे इन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड इन ह्यूमन बींग्स, यानी कि जो दूसरे जानदार हैं और स्पेशली ह्यूमन बींग्स के लिए पानी जो है वो क्या रोल प्ले करता है। सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं इम्पॉर्टेंस ऑफ वाटर इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के दूसरे जानदारों में लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर पानी की क्या अहमियत है। वाटर इज़ द मीडियम थ्रू विच ऑल एसेंशियल वाइटामिन्स एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड इन द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। पानी ही वो एक वाहिद ज़रिया है उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर जो कि एसेंशियल यानी कि नहायत ही अहम वाइटामिन्स और मिनरल्स को दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडीज़ के अंदर लेकर जाता है। यानी कि ऐसे वाइटामिन्स और मिनरल्स जो पानी के अंदर डिज़ोल्व हो सकते हैं, क्योंकि हम ये बात जानते हैं कि वाटर एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। तो कई मिनरल्स और वाइटामिन्स पानी के अंदर डिज़ोल्व होते हैं और लिविंग ऑर्गेनिजम्स के सेल्स तक या उनकी ब्लड सर्कुलेशन तक उन वाइटामिन्स को पहुंचाने का जरिया बनते हैं। वाटर ऑल्सो प्लेज अ वाइटल रोल इन फैसिलिटेटिंग द वर्क ऑफ एंजाइम्स इन द लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जितने और लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जितना भी मेटाबॉलिज्म्स और दूसरे एंजाइम
का वर्क चल रहा है, उन सब के अंदर पानी का निहायत ही अहम रोल है। वाटर हेल्प्स मेंटेन बॉडी टेम्परेचर इन प्लांट्स एंड एनिमल। प्लांट और एनिमल के बॉडी टेम्परेचर को उनके एनवायरनमेंट के हिसाब से मेंटेन रखना भी पानी का ही काम है। वाटर इज एन integral part of photosynthesis. Without it, autotrophic plants would not be able to produce their own food. हम ये बात जानते हैं कि फोटोसिंथेसिस जो कि प्लांट या दूसरे ऑटोट्रॉफ करते हैं, उनका एक सबसे अहम कंपोनेंट पानी या वाटर भी है। अगर ये पानी नहीं होगा तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस या दूसरे ऑटोट्रॉफ फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पाएंगे और अपना खाना खुद तैयार नहीं कर पाएंगे। और इसका इम्पैक्ट क्या आएगा? इसका इम्पैक्ट ये आएगा कि जो हमारी फूड चेन या हमारी फूड वेब है हमारी, वो रुक जाएगी या वो स्टॉप हो जाएगी और इसका असर सारे ऑर्गेनिजम्स के ऊपर आएगा। वाटर सर्व्स एज अ हैबिटेट फॉर मोर देन 50% ऑफ ऑल लाइफ ऑन अर्थ। पानी जो है वो 50% से ज़्यादा ऑर्गेनिजम्स की हैबिटेट या इकोसिस्टम या उनके रहने की जगह तस्लीम की जाती है इस अर्थ या इस कायनात या इस अर्थ के में। इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर इन ह्यूमन बींग्स। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि ह्यूमन बींग्स यानी कि इंसानों में पानी की क्या अहमियत है या क्या वाटर रोल प्ले करता है। Insufficient water content in the human body results in severe dehydration, which is often accompanied by kidney failure, seizures and the swelling in the brain. अगर किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर पानी की क्वांटिटी नहायत ही कम हो जाती है और उसको डिहाइड्रेशन हो जाता है तो उसके इम्पैक्ट ये हो सकते हैं कि उसका किडनी फेलियर उसकी बॉडी में किडनी फेलियर हो सकता है, उसको सीजर्स हो सकते हैं और इसके अलावा जो है उसकी ब्रेन के अंदर स्वेलिंग भी हो सकती है। वाटर हेल्प्स इम्प्रूव द सर्कुलेशन ऑफ ऑक्सीजन थ्रू आउट द बॉडी। आपके बॉडी के अंदर जितने ऑक्सीजन की सर्कुलेशन है वो इसी वाटर के थ्रू होती है। इट ऑल्सो प्लेज अ क्रूशियल रोल इन द डाइजेशन ऑफ फूड। आपकी बॉडी के अंदर जो डाइजेशन का प्रोसेस है उसके अंदर भी नहायत ही अहम रोल प्ले करता है वाटर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ सलाइवा विच हेल्प्स ब्रेक डाउन फूड। हमारे माउथ के अंदर जो हमारा सलाइवा या थूक वगैरह होता है उसके अंदर भी वाटर का नहायत अहम कंपोनेंट माना जाता है जो हमारे खाने को ब्रेक डाउन करना शुरू करता है। स्पेशली जो ऐसे कॉम्प्लेक्स शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स होती हैं उनकी ब्रेकडाउन जो है वो हमारे माउथ के अंदर ही स्टार्ट हो जाती है, तो वो विद द हेल्प ऑफ सलाइवा होती है। तो उसके अंदर वाटर की क्वांटिटी होना नहायत ही ज़रूरी है, तभी वो सलाइवा वर्क करना स्टार्ट करता है। द एक्सक्रीशन ऑफ वेस्ट इन द ह्यूमन बॉडी रिक्वायर्स वाटर। इसके अलावा ह्यूमन बॉडी में से जितनी भी किस्म की वेस्ट जो एक्सक्रीट आउट होती है वो भी पानी की वजह से ही होती है। इसमें एक एग्जांपल हमारी स्वेटिंग या हमारा पसीना भी है कि जब हमें स्वेटिंग या हमें पसीना आता है तो हमारे उस पसीने की वजह से कई ऐसे हार्मफुल सॉल्ट्स और दूसरे ऐसे केमिकल कंपाउंड्स हमारी बॉडी से रिलीज़ हो जाते हैं जो कि हमारी बॉडी में जिनकी ज़रूरत नहीं होती। इनसफिशिएंट वाटर लेवल इन द बॉडी में इंक्रीज द स्ट्रेन ऑन द किडनीज रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन्स। पानी की कमी की वजह से आपकी किडनी पर भी नहायत अहम और बहुत ही बुरा इम्पैक्ट पड़ता है और आपको किडनी स्टोन यानी कि किडनी में पत्थर की बीमारी भी हो सकती है। तो ये भी एक अहम वजह है पानी के कम होने की आपकी बॉडी के अंदर। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि वाटर साइकिल इन इकोसिस्टम के किस तरह ये पानी जो है हमारी नेचर के अंदर ट्रैवल करता है और उन लिविंग ऑर्गेनिजम्स तक पहुंचता है जिनके लिए नहायत ही ज़रूरी है या उनकी इकोसिस्टम का पार्ट है। द हाइड्रोलॉजिकल या और हाइड्रोलॉजिक और वाटर साइकिल इज द कंटिन्यूस मूवमेंट ऑफ वाटर बिटवीन द अर्थ एट द एटमोसफेयर। वाटर साइकिल का एक और नाम हाइड्रोलॉजिकल या हाइड्रोलॉजिक साइकिल भी है। ये क्या है कि एक कंटिन्यूस मूवमेंट है पानी की अर्थ और हमारे एटमॉस्फेयर के दरमियान। द हाइड्रोलॉजिक साइकिल इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट इज
हाउ वाटर रीचेज प्लांट एनिमल एंड अस। ये नहायत ही इंपॉर्टेंट साइकिल है, क्योंकि ये हमें ये समझाती है कि किस तरह पानी जो है वो प्लांट्स तक, एनिमल्स तक और हम तक पहुंचता है। बिसाइड प्रोवाइडिंग पीपल, एनिमल एंड प्लांट्स विद वाटर, इट ऑल्सो मूव्स थिंग्स लाइक न्यूट्रिएंट्स, पैथोजेंस एंड सेडिमेंट इन एंड आउट ऑफ एक्वेटिक इकोसिस्टम्स। जब हमें जब ये वाटर साइकिल हमारी एटमॉस्फेयर के अंदर रोटेट करती है तो ये कई किस्म के ऐसे मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स भी एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती है, जो कि बहुत ज़्यादा अहम हैं उन ऑर्गेनिजम्स के लिए जो अपना खाना खुद तैयार करते हैं, जैसे कि प्लांट्स। हम ये जानते हैं कि प्लांट जो है वो ज़मीन के ज़रिए वाटर इनटेक करते हैं, और इन वाटर इनटेक के साथ वो ऐसे न्यूट्रिएंट्स या ऐसे केमिकल्स भी अपने अंदर इनटेक करते हैं जो कि उनकी न्यूट्रिशन का एक अहम सोर्स है। तो वाटर साइकिल एक जगह से दूसरी जगह न्यूट्रिएंट्स को पहुंचाने का भी काम करता है। इसके अलावा पैथोजेंस की ग्रोथ के लिए भी ये बहुत ही ज़रूरी है, और ये पैथोजेंस को भी एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाता है। इसके अलावा आपके एक्वेटिक इकोसिस्टम, यानी कि आपके जो पानी में रहने वाले जानदार हैं, उनके लिए भी नहायत ही ज़रूरी है। वाटर साइकिल जो है हमारे कुछ स्टेप्स से होता हुआ मूव करता हुआ जाता है, जिसमें हमारे कुछ इम्पॉर्टेंट स्टेप्स या हैं कि जिसमें फर्स्ट स्टेप है हमारा एवापोरेशन या इवेपोरेशन जिसे हम कहते हैं। सेकंड वन है हमारा कंडेंसेशन, थर्ड है सब्लिमेशन, फोर्थ है प्रेसिपिटेशन, फिफ्थ है ट्रांसपायरेशन, सिक्स्थ है रन ऑफ, एंड द सेवेंथ एंड द लास्ट वन है इनफिल्ट्रेशन। अब ये क्या है, वाटर साइकिल स्टार्ट्स विद द इवेपोरेशन। वाटर साइकिल जो है वो स्टार्ट होती है हमारी एवापोरेशन से। इट इज़ अ प्रोसेस वेयर वाटर एट द सरफेस टर्न्स इनटू द वाटर वेपर्स। ये वो प्रोसेस है जिसमें पानी की सतह या उसका सरफेस जो है उसके मॉलिक्यूल्स जो है वो वाटर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाएं, अपने आप को गैसियस वाटर के अंदर कन्वर्ट कर ले। तो ये प्रोसेस हमारे पास एवापोरेशन का कहलाता है। वाटर एब्जॉर्ब्स हीट एनर्जी फ्रॉम सनलाइट एंड टर्न्स इनटू वेपर्स। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स हैं वो हीट एनर्जी अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं और अपनी स्टेट को चेंज कर लेते हैं लिक्विड से गैसियस या वेपर्स की शक्ल में। ओशियंस और सीज, लेक्स, रिवर्स आर द मेन सोर्स ऑफ एवापोरेशन। हमारे समंदर, दरियाएं, झील वगैरह ये सब जो है एक नहायत ही अहम सोर्स हैं एवापोरेशन का। इस पिक्चर से इसको समझने की कोशिश करें कि सनलाइट के ज़रिए जो है वो हीट एनर्जी ओशन की सरफेस तक पहुंचती है, और उसके बाद वाटर के मॉलिक्यूल जो है वो एवापोरेशन के ज़रिए अपने आप को गैसियस स्टेट में चेंज कर लेते हैं। सेकेंड पार्ट है इसका कंडेंसेशन। एज वाटर वेपोराइजेस इनटू वाटर वेपर्स इट राइजेस अप इन द एटमॉस्फेयर। अब जब एवापोरेशन के बाद पानी जो है वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो गया है, तो अभी वो एटमॉस्फेयर में एक हाइट पर जाता रहता है और हमारे एटमॉस्फेयर में वो दाखिल हो जाता है। एट हाई एल्टीट्यूड द वाटर वेपर्स चेंजेस इनटू वेरी स्मॉल पार्टिकल्स ऑफ आइस और वाटर ड्रॉपलेट्स बिकॉज टेम्परेचर इज़ वेरी लो एट हाई एल्टीट्यूड्स। अब जैसे जैसे वो वेपर्स हमारे एटमॉस्फेयर में ऊपर या एक हाइट पर जाते रहते हैं, तो वो वेपर जो है वो दोबारा अपने आप को वाटर या आइस ड्रॉपलेट के अंदर कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हाई एल्टीट्यूड पर जो है वो टेम्परेचर कम होता है। अब जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम होता है तो वहाँ पर ये अपने आप को आइस में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं, और जहाँ पे थोड़ा ही क्या नाम है कम होता है, वहाँ पे ये अपने आप को वाटर ड्रॉपलेट के अंदर कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। इसी प्रोसेस को हम कंडेंसेशन कहते हैं। दीज पार्टिकल्स कम क्लोज टुगेदर एंड फॉर द क्लाउड्स एंड फॉग्स इन द स्काई। और यही जो पार्टिकल्स होते हैं, ये आपस में एक जगह आके जमा होते हैं और फॉग और बादल बनाने का अमल इन्हीं पार्टिकल से स्टार्ट होता है। यानी कि जो हमें आसमान के अंदर बादल वगैरह नज़र आते हैं वो यही पार्टिकल्स होते हैं जो एक हाइट पर जाकर अपने आप को एक जगह इनक्लोज कर लेते हैं या एक जगह जमा कर लेते हैं। ये प्रोसेस कुछ इन 4 स्टेप्स के अंदर होता है कि सबसे पहले वाटर वेपर जो है वो एक हाइट पर जाते हैं और अपने आप को वाटर ड्रॉपलेट्स के अंदर कन्वर्ट करना शुरू करते हैं। फिर ये वाटर ड्रॉपलेट्स आपस में मैटर की तरह, एक मादे की तरह मिलना शुरू होते हैं और एक स्मॉल ड्रॉपलेट से एक बिग
या बड़े ड्रॉपलेट्स में कन्वर्ट होना शुरू हो जाते हैं, और उसके बाद जब ये बड़े बड़े ड्रॉपलेट्स आपस में मिलते हैं तो ये क्लाउड्स बना लेते हैं या ये बादल बना लेते हैं। हमारा थर्ड प्रोसेस है सब्लिमेशन। सब्लिमेशन ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द वाटर वेपर्स इन द एयर। सब्लिमेशन भी जो प्रोसेस है वो वाटर वेपर्स के अंदर कंट्रीब्यूट करता है। इट इज़ द प्रोसेस वेयर आइस इज डायरेक्टली कन्वर्ट्स इनटू वाटर वेपर्स विदाउट कन्वर्टिंग इनटू लिक्विड। ये वो प्रोसेस है जिसके अंदर आइस जो है वो डायरेक्टली जो है वो वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है, लिक्विड में कन्वर्ट हुए बगैर। द मेन सोर्स इफ वाटर इज आइस और स्नो, ग्लेशियर्स और माउंटेन्स। ये अमल उस वक्त और वहाँ पे पेश आता है जहाँ पे बर्फ़ के नहायत ही बड़े बड़े पहाड़ वगैरह मौजूद हैं, और जहाँ पे बर्फ़ मौजूद है वहाँ पर ये प्रोसेस आपको देखने को या ऑब्जर्व करने को मिलता है। इट इज़ स्लो प्रोसेस कंपेयर टू एवेपोरेशन। ये नहायत ही स्लो प्रोसेस है एवेपोरेशन के कंपैरिजन के अंदर। तो ये प्रोसेस भी वाटर को वेपर्स के अंदर कन्वर्ट करने का प्रोसेस करता है जस्ट लाइक एवेपोरेशन। लेकिन फ़र्क यह है कि एवेपोरेशन में लिक्विड वाटर जो है वो गैशियस वाटर में कन्वर्ट हो रहा था, जबकि सब्लिमेशन के अंदर जो आइस है वो डायरेक्ट जो है वेपर्स के अंदर कन्वर्ट हो रही है। ये नहायत ही स्मॉल स्टेप है और एक तरह का एक ऑप्शनल स्टेप माना जाता है वाटर साइकिल के अंदर, क्योंकि ये बहुत ही कम और बहुत ही कम परसेंटेज के अंदर जो है वो आइस को वाटर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट कर पाता है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप है प्रेसिपिटेशन का। द क्लाउड्स कंडेंस्ड वाटर वेपर्स। अभी हमने पढ़ा कि क्लाउड जो है वो वाटर वेपर्स जो एक जगह के कंडेंस हो जाते हैं, एक जगह के जमा हो जाते हैं, तो उनको कहा जाता है देन पोर डाउन ड्यू टू विंड और टेम्परेचर चेंजेस। अब जो क्लाउड या बादल बन चुके हैं एवापोरेशन से या सब्लिमेशन से, तो वो पोर डाउन यानी कि गिरना शुरू हो जाते हैं ड्यू टू विंड और टेम्परेचर चेंजेस, हवा और टेम्परेचर के बदलाव की वजह से। दीज वेपर्स पोर डाउन इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स। जो ये वेपर्स आकर ज़मीन पर गिरते हैं, ये ड्रॉपलेट्स की यानी कि ड्रॉप की सूरत में आकर या बूंदाबांदी की सूरत में आकर गिरते हैं। दीज ड्रॉपलेट्स कॉल्ड रेन, और इन्हीं ड्रॉपलेट्स को हम अपनी ज़बान में रेन या बारिश का नाम देते हैं। इफ़ द टेम्परेचर इज़ लो और वेरी लो द ड्रॉपलेट फॉल्स एज अ हेल और स्नो। अगर टेम्परेचर या तो कम है या बहुत ज़्यादा कम है तो बारिश की जगह आपको आमतौर पे हेल या स्नो गिरती हुई नज़र आती है। हेल हम कहते हैं ओले गिरने को। अक्सर होता है कि सर्दी वगैरह की या गर्मी के मौसम में भी अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो जाता है तो ये वाटर वेपर जो हैं बर्फ़ की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं और फिर प्रेसिपिटेट होते हैं। या अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ही कम है तब ये अपने आप को स्नो या बर्फ़ में कन्वर्ट कर लेते हैं। दिस अकर्स बिकॉज द वाटर ड्रॉपलेट्स कंबाइन टू मेक बिगर ड्रॉपलेट्स। और यही जो अमल है ये वाटर ड्रॉपलेट्स को कंबाइन करता है बड़े ड्रॉपलेट्स में बनने में। व्हेन द एयर कैन नॉट होल्ड एनी मोर ऑफ द वाटर इट प्रेसिपिटेट्स। अब ये चीज़ होती कैसे कि जब पानी या हमारा एटमॉस्फेयर ये इन बादलों को ज़्यादा होल्ड नहीं रख पाता या बादल बहुत ज़्यादा भारी हो जाते हैं पानी की वजह से, ड्रॉपलेट की वजह से एक जगह जमा होना शुरू हो जाते हैं, तब ये प्रेसिपिटेशन का प्रोसेस होता है। प्रेसिपिटेशन के अंदर टेम्परेचर और विंड का नहायत ही अहम रोल है कि अक्सर ये हमने भी ऑब्ज़र्व किया है कि बारिश से पहले बहुत तेज़ हवा चलती है और ये बादल जो हैं, ये क्लाउड जो हैं, ये एक जगह से दूसरी जगह पहुंचते हैं, और जैसे ही हवा रुकती है और टेम्परेचर इंक्रीज़ होना स्टार्ट होता है या कम होना शुरू होता है या टेम्परेचर में किसी भी किस्म का चेंज आता है तो एटमॉस्फेयर जो है इन बादलों को होल्ड नहीं रख पाती और इसके अंदर से वाटर ड्रॉपलेट्स गिरना शुरू हो जाते हैं जिनको हम रेनिंग का या बारिश का नाम देते हैं। अब यह आपके पास 4 या 4 टाइप्स की तरह से प्रेसिपिटेशन हो सकती है। पहली कि अगर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम हो तो स्नो की शक्ल में होती है। सेकंड है फ्रीजिंग रेन कि अगर टेम्परेचर थोड़ा सा कम है
तो यानी हल्का सा ठंडा है तो आपको फ्रीजिंग यानी कि जो बारिश है वो आपको ठंडी बूंदों की शक्ल में प्रेसिपिटेट होगी। थर्ड है हिल यानी कि ओले की सूरत में गिरेगी। फोर्थ है आपकी रेन यानी कि अगर गर्मियों की या जैसे हमारे यहाँ मानसून वगैरह की बारिश होती है तो वो आमतौर पे इन्हीं वाटर ड्रॉपलेट्स की शक्ल में ही परफॉर्म होती है। जिस तरह हम आमतौर पे ये ऑब्जर्व भी करते हैं कि जिस एरिया का टेम्परेचर या जिस जगह पे प्रेसिपिटेशन हो रही है वहाँ पे अगर टेम्परेचर लो है तो वहाँ पे लिक्विड प्रेसिपिटेशन होती है। जहाँ पे बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर है जैसे हमारे कुछ पहाड़ी वगैरह के एरियाज हैं तो वहाँ पर जो है स्नो की शक्ल में होती है प्रेसिपिटेशन। और जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कम नहीं है लेकिन कम है तो वहाँ पे आपको हेल या ओले की सूरत में आपको प्रेसिपिटेशन देखने को मिलती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ट्रांसपायरेशन। इट इज़ अ प्रोसेस सिमिलर टू evaporation where liquid water is turned into water vapors by the plants through stomata। ट्रांसपरेशन हमने बिल्कुल अच्छी तरह इसको समझा हुआ भी होगा और उसको पढ़ा भी होगा। ये एक बिल्कुल एवापोरेशन की तरह ही एक तरह का प्रोसेस है जिसमें लिक्विड वाटर जो है वो वाटर वेपर्स के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है लेकिन प्लांट के ज़रिए। और प्लांट का एक ख़ास पार्ट ये परफॉर्म करता है जिसे हम लीव्स कहते हैं। और लीव्स के अंदर एक ख़ास किस्म के ओपनिंग मौजूद होती है जिनको हम इन ओपनिंग्स को हम स्टोमेटा का नाम देते हैं। एज वाटर प्रेसिपिटेट सम ऑफ इट इज़ एब्जॉर्ब बाय द सॉइल। जब वाटर प्रेसिपिटेशन होती है जब बारिश होती है तो उसका एक हिस्सा जो है वो सॉइल एब्जॉर्ब कर लेता है। देन वाटर इज एब्जॉर्ब बाय द प्लांट फ्रॉम रूट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। और उसके बाद ये पानी जो है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है प्लांट के ज़रिए। प्लांट जो है इन पानी को एब्जॉर्ब कर लेता है रूट के ज़रिए। किस प्रोसेस के लिए? फोटोसिंथेसिस के लिए। द एक्स्ट्रा वाटर रिमूव फ्रॉम द लीव्स ऑफ द प्लांट। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा वाटर है वो प्लांट के अंदर में से रिमूव कर दिया जाता है थ्रू ट्रांसपायरेशन। इसको इस पिक्चर की तरह समझ लें कि एक साइड पे आपके पास प्रेसिपिटेशन हुई तो कुछ हिस्सा जो है वो सॉइल ने एब्जॉर्ब कर लिया और एक तरफ पानी आपका सरफेस के ऊपर ही रहा। जहाँ सरफेस के ऊपर रहा वहाँ से तो एवापोरेशन हो गई। लेकिन जहाँ पे वाटर सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हो गया था तो उसके बाद प्लांट्स ने उन पानी को अपने रूट्स के ज़रिए एब्जॉर्ब किया, उसको फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में इस्तेमाल किया और एक्स्ट्रा वाटर को अपने लीव्स के पार्ट में से रिमूव कर दिया। ये लीव का पार्ट है जो कि एक ख़ास ओपनिंग पर मुश्तमिल है जिनका नाम स्टोमेटा है। तो इसमें से जो है वो वाटर जो है वो गैसियस स्टेट के अंदर एवापोरेट होता है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रोसेस है रन ऑफ। एज वाटर पोज डाउन इट लीड्स टू रन ऑफ। इट इज द प्रोसेस वाटर रन ऑन द surface of the earth. When the snow melts into the water it leads to run off. The advantage is to keep the minerals move throughout the land which is go for agriculture purposes. अब जब पानी प्रेसिपिटेशन के बाद ज़मीन पर आके गिरता है तो उसका कुछ पार्ट तो एब्जॉर्ब हो जाता है लेकिन कहीं जो पानी है वो रन ऑफ करना शुरू हो जाता है यानी कि बहना शुरू हो जाता है। ये वही प्रोसेस है कि अगर पानी जो है अर्थ की सरफेस पर बहना शुरू हो जाए तो इसको हम रन ऑफ का नाम देते हैं। और उसी तरह जब प्रेसिपिटेशन किसी पहाड़ियों पे स्नो की शक्ल में होती है और जब वो स्नो मेल्ट होकर पानी बनती है तब भी वो रन ऑफ के प्रोसेस से ही गुजरती है। द एडवांटेज इज टू कीप द मिनरल्स मूव थ्रू आउट द लैंड विच इज गो फॉर द एग्रीकल्चर पर्पसेस। और इसका प्रोसेस और इसका एडवांटेज ये है कि ये कई तरह के मिनरल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाता है जो कि हमारे एग्रीकल्चर के पर्पसेस के लिए नहायत ही ज़रूरी है। तो अक्सर पहाड़ियों से रन ऑफ करता हुआ पानी आता है और हमारी लेक्स या रिवर्स के अंदर शामिल हो जाता है जो कि बाद में कई ऑर्गेनिजम्स के लिए एक इकोसिस्टम भी है और उनके लिए काम भी आता है। तो हमने इस तरह की पिक्चर्स बिल्कुल देखी होंगी रियलिटी में भी कि पहाड़ी से पानी एक तरह की लेक या रिवर की सूरत में एक जगह से दूसरी जगह मूव करता है। फिर हमारा लास्ट टॉपिक है इनफिल्ट्रेशन। ये क्या है? सम ऑफ द वाटर precipitates absorb into the deep soil and converts there, it's called infiltration।
कुछ अमाउंट ऑफ वाटर जो है जो प्रेसिपिटेट होता है वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब होने के बाद डीप सॉइल में यानी कि बहुत गहरी ज़मीन के अंदर चला जाता है और वहाँ जाके कन्वर्ट या जमा होना शुरू हो जाता है। तो ये प्रोसेस आपके पास जो है वो इन्फिल्ट्रेशन कहलाता है, ऑल्सो नोन एज ग्राउंड वाटर। और यही पानी जो कि ज़मीन के नीचे आके कन्वर्ट होता है इसको हम ग्राउंड वाटर का नाम भी देते हैं। दिस कन्वर्ट वाटर इज़ प्योर एंड ड्रिंकेबल फॉर अस। और यही पानी जो है ये हमारे लिए बिल्कुल प्योर होता है और यही हम जो है अपने खाने पीने के चीज़ों में इसको इस्तेमाल करते हैं। ऑल्सो यूज फॉर प्लांट्स एंड एनिमल एंड सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और यही पानी जो है ये हमारे प्लांट्स, एनिमल्स और दूसरे सॉइल के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लिए भी इस्तेमाल होता है। तो इस पिक्चर के जरिए इसको समझने की कोशिश करें कि एक साइड पे प्रेसिपिटेशन हुई, हैवी रन ऑफ हुआ, उस रन ऑफ की वजह से वो पानी का कहीं ज़्यादा अमाउंट बहता हुआ आके आपकी लेक्स या रिवर्स में आकर मिल गया, लेकिन कई अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब हो गया और डेप्थ में जाकर स्टोर हो गया। अब इस वाटर साइकिल के जितने हमने पार्ट पढ़े उनको एक चेन में कन्वर्ट करते हैं कि किस तरह ये एक साइकिल बन रही है। तो इसमें कुछ इस तरह के प्रोसेस स्टार्ट होता है एवापोरेशन या और सब्लिमेशन से, कि जिसमें वाटर जो है वो वेपर्स में कन्वर्ट होता है। उसके बाद ये प्रोसेस जाता है कंडेंसेशन के पास। कंडेंसेशन के बाद ये प्रोसेस जाता है प्रेसिपिटेशन यानी कि बरसने को, उन ड्रॉपलेट्स के गिरने को। वो ड्रॉपलेट जो हैं वो दो हिस्सों में गिरते हैं कि वो अगर सॉइल के अंदर एब्जॉर्ब होकर प्लांट तक पहुंचते तो वो ट्रांसपायरेशन के थ्रू एवापोरेट होते हैं और फिर दोबारा कंडेंसेशन के प्रोसेस में पहुंच जाते हैं और ये एक छोटी सी साइकिल यहाँ के टॉप पर चलनी स्टार्ट हो जाती है। जबकि प्रेसिपिटेशन के बाद कई लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो रन ऑफ यानी कि बहना शुरू होता है। उसके बाद वही रन ऑफ वाला जो पानी है वो दो हिस्सों में डिवाइड होता है, यानी कि कुछ अमाउंट ऑफ वाटर इन्फिल्ट्रेशन के थ्रू आपकी ग्राउंड यानी कि ज़मीन में पहुंच जाता है और कहीं जो है वो वापसी आपकी लेक्स, रिवर्स और सी यानी कि समंदर में पहुंच जाता है और वापस सी वही प्रोसेस जो है वो आपके पास दोबारा इसी तरह स्टार्ट हो जाता है। आप इसको इस तरह भी नेचर के तौर पे क्या नाम है समझ सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे जैसे कि हम देख रहे हैं कि सबसे पहले एवापोरेशन हुई, उसके बाद उस एवापोरेशन के बाद जब वो मॉलिक्यूल्स या पार्टिकल्स हमारे टॉप पे गए तो वो उन्होंने अपने आप को क्लाउड्स में कन्वर्ट किया और उसके बाद वो बाय द हेल्प ऑफ विंड एक जगह से दूसरी जगह पहुँचे। जब वो उसके बाद वहाँ पे प्रेसिपिटेशन स्टार्ट हुई। अगर वो थोड़े हाई टेम्परेचर वाले एरिया में होती है प्रेसिपिटेशन तो वो लिक्विड वाटर के थ्रू होगी, जबकि जो हमारे स्नो या ग्लेशियर या आइस शीट्स की में अगर प्रेसिपिटेशन होती है तो वो स्नो या बर्फ़ की सूरत में होती है। उसके बाद यही प्रोसेस जो है वो जब मेल्ट होता है तो फिर वो रन ऑफ होते हुए आपकी ग्राउंड वाटर में पहुंच जाता है और रन ऑफ के बाद यही पानी जो है वो आपके रिवर और लेक्स में भी चला जाता है। जबकि दूसरी तरफ जो क्लाउड्स और वाटर वेपर्स आपके ऐसे एरिया में गिरते जहाँ पे प्लांट्स मौजूद है तो वहाँ पर उन प्लांट्स ने उसको एब्जॉर्ब करते हैं और एवो ट्रांसपायरेशन या सिंपली ट्रांसपायरेशन के जरिए उसको वापसी एटमॉस्फेयर में पहुँचा देते हैं और वापसी ये कंडेंसेशन का अमल शुरू हो जाता है। आई होप बच्चों आपको ये वाटर साइकिल समझ में आई होगी और इससे आपको इकोसिस्टम का अंदाज़ा हुआ होगा कि कई ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं हमारी ओशन में, हमारी रिवर्स में, हमारे लेक्स में है, हमारे सॉइल में, जिनको पानी की नहायत अहम ज़रूरत है। बल्कि ऑलमोस्ट जितने ऑर्गेनिजम्स हैं या ऑलमोस्ट पूरी लाइफ जो है वो हमारी वाटर के ऊपर क्या नाम है डिपेंड करती है। तो ये वाटर साइकिल जो है ये नहायत ही अहम रोल प्ले करती है इन ऑर्गेनिजम्स को ज़िंदा रखने में। In the end, my dear students, I hope that everything I have taught in this lesson is very clear. Revise it at home. May Allah strengthen your memory. Ameen. Jazakallahu khair.